वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी एग्ज़ाम में ई ऑप्शन को कैसे सॉल्व करें। एक तो जब से ई ऑप्शन आया है बीपीएससी में तब से जो है काफ़ी परेशानी आ रही है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, यूट्यूब पे तो आप सब लोगों को पता है कि कोई भी आजकल के ज़माने में एक फ़ोन एक माइक लगा के कोई भी आजकल लेक्चर दे सकता है, लेकिन मैं और हमारा नाइन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल हमेशा तथ्य आधारित बात किया हूँ, हमेशा ऑथेंटिक बात किया हूँ। आजकल तो आप सब लोगों को पता है कि व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत सी वाहियात और बेबुनियाद बातें इतिहास का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है। ऐसे में मैं हमेशा तथ्य आधारित बात करता हूँ, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा सिलेक्टेड आदमी जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड है। तो हमारे साथ अखिलेश कुमार सर है जो कि 64 बीपीएससी में एलईओ के पद पे चयनित है। आज इनसे बात करेंगे तमाम सारे चीज़ों पे, तो ई ऑप्शन पे तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद नयन जी। सर आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि ई ऑप्शन जो आया है बीपीएससी में से कैसे इस प्रश्न को सोल्व किया करें। एक्चुअली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, उस सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो उनका तरीका होता है, जो उनका पैटर्न है, वो हमेशा बीपीएससी का वो हमेशा से फैक्ट एंड फिगर पे बात करता है। फैक्ट इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस में वो डायरेक्ट पूछता है कि 1857 की क्रांति। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है एनसीईआरटी कोर्स के बारे में, जो कि अनअकैडमी ऐप पे चलने वाली है। अनुज गर्ग सर के द्वारा आप लोगों को बता दूं कि 22 नवंबर से 26 नवंबर तक रात्रि 9 बजे डेली फ्री क्लास आएगी। 5 दिन 22 नवंबर से 26 नवंबर तक रात्रि 9 बजे अनुज गर्ग सर के द्वारा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफाई मी करें और अनुज यूपीएससी कोड आप लोग यूज करें। साथ में देखो, जो लोग अनअकैडमी पे नहीं है, जो लोग पहले से था इनके लिए था ये बातें। जो लोग अनअकैडमी पे नहीं है वो लोग पहले प्ले स्टोर में जाए, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें, अपना नंबर दे, फिर ओटीपी डाले, इसके बाद फिर अपना कैटेगरी यूपीएससी सीएसई चूज करना है। इसके बाद आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नोटिफाई में करें और फिर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनुज यूपीएससी कोड जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बेहद ही उपयोगी होगा, क्योंकि आप लोग देखो एनसीईआरटी पैटर्न पे तो फ्री में कराई जा रही है। मध्यकालीन भारत की 5 लेक्चर काफी शानदार है। आपको इससे आपके लोगों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आप लोग जरूर जुड़े। धन्यवाद। में बिहार से कौन लीड कर रहे थे वो डायरेक्ट पूछते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता हाँ, है। यूपीएससी के क्वेश्चन में और बीपीएससी के क्वेश्चन में जो एक मूलभूत अंतर है, वो मूलभूत अंतर क्या है कि यूपीएससी में आपको कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ 4 ऑप्शन ही होते हैं, और यहाँ पे बीपीएससी में केवल और केवल फैक्ट एंड फिगर पे बात होती है। 5वां ऑप्शन सर ई आया है, जिसमें लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कहा जाए तो 6 ऑप्शन हो गया ना। 6 ऑप्शन हो गया। तो वो उसके डालने के पीछे कारण ये था कि आप कंसेप्ट को भी पढ़िए, फैक्ट एंड फिगर को तो पढ़िए ही पढ़िए। जो आमतौर पे जो आप देखेंगे कि बीपीएससी के लिए जितने भी कोचिंग संस्थान या जितने भी लोग क्या नाम है ये क्लासेस ले रहे हैं, वो उसी तरह पढ़ाते हैं, फैक्ट और फिगर को याद करवाते हैं, फैक्ट एंड फिगर बताते हैं और डायरेक्ट मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन को आपको रटना पड़ता है, याद करने पड़ते हैं। किंतु ई ऑप्शन आने के बाद ये हो गया है कि आप फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट पे भी बात करें। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन के ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको याद होगा कि एक बार एक एग्ज़ाम में आया था बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि ये आम आदमी पार्टी है और उसमें उसने 3-4 ऑप्शन दिया था। अब उस 3-4 ऑप्शन में तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि एक राजनीतिक पार्टी होती क्या है, राजनीतिक पार्टियां जो बनती है वो कैसे बनती है, तो अगर आपको राजनीतिक पार्टियों के बनने का प्रोसेस अगर नहीं मालूम है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट मार देंगे कि एक राजनीतिक संस्था, आप ऐसा मार देंगे डायरेक्ट। या कंसेप्ट हाँ, या आप कह देंगे कि एक क्षत्रिय पार्टी, आम आदमी पार्टी को आप क्षत्रिय पार्टी कह देंगे। तो जब आप पढ़ेंगे कि जब पार्टियों का गठन की प्रक्रिया क्या है, कौन पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी, कौन पार्टी क्षेत्रीय पार्टी मानी जाएगी, तब उस ऑप्शंस को आप आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको ई ऑप्शन प्रेशर नहीं फील करवाएगा।
100 बातों की एक बात, ई ऑप्शन देने के पीछे बीपीएससी का ये मुद्दा, बीपीएससी के जो बीपीएससी के जितने भी मतलब निर्णय लेने वाले लोग थे, उन निर्णय लेने वाले लोगों ने ये सोचा होगा कि कम से कम बच्चे फैक्ट एंड फिगर केवल रटे ही नहीं, कंसेप्ट को भी क्लियर करके आए। फैक्ट तो उनको जानकारी होनी ही चाहिए, साथ साथ कंसेप्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। तो अब कंसेप्ट के साथ फैक्ट एंड फिगर के साथ आप आइए, जैसे एक चीज के बारे में पूरा कंसेप्ट रहना चाहिए, तो तभी आप ई ऑप्शन से क्या ई ऑप्शन को आप सॉल्व कर पाएंगे, मतलब ई ऑप्शन से आप बच सकते हैं। या ई ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे आपको एक बार याद होगा कि क्या नाम है, बीपीएससी अचानक से पूछा कि मतलब योजना से बजट से कोई क्वेश्चन था, और बजट से क्वेश्चन के बाद 0.91 भी था। मतलब बीपीएससी इतना फैक्ट पूछती है कि आपको वो 0.1 भी याद रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप फिगर को तो याद रखिए, कंसेप्ट को भी ध्यान दीजिए। मतलब ई ऑप्शन से बचने के लिए आप लोगों को एक ही बात है, अखिलेश सर का कहना है ऑप्शन से बचना, तो पर बच तो आप सकते नहीं है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन तो 150 क्वेश्चन में तो 150 क्वेश्चन मतलब क्या ना 150 क्वेश्चन में तो आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही करना है। उसमें आप जितना करेंगे, आमतौर पे 108 110 मतलब 66 में गया ये कटअप, लेकिन आमतौर पे 100 के आसपास कटअप रहता है। आमतौर पे कटअप जो डिसाइड होता है उसके बहुत सारे कारक हैं। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन अगर कठिन होगा तो नेचुरल सी चीज़ है कि कम लोग बनाएंगे तो कटअप नीचे जाएगा, क्वेश्चन हल्का होगा तो कटअप ऊपर जाएगा। बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन आमतौर पे अगर हम एक मोटा मोटी आइडिया लेके चलें या पिछले साल के ट्रेंड को देखकर चलें तो 110 के आसपास एक कटअप होता है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि 110 के आसपास आपका टारगेट हो, 115 के आसपास आपका टारगेट हो, और वो इजी आ सकता है। बशर्ते आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, फैक्ट एंड फिगर को अगर याद करना है तो उसको याद कीजिए, अगर रटना है तो रटिए, क्योंकि जो चीज़ रटने से होगा उसको रटने से रटना ही पड़ेगा ना। जी। और बाकी कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़िए। जी सर, आपका जैसे प्री में सर सिलेक्शन हुआ, मेंस में हुआ, इंटरव्यू में हुआ, तो नए लोग जो 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो लोग क्या करें? अभी उनको पूरा का पूरा पीटी पर जुड़ जाना चाहिए। पीटी पर? हाँ, क्योंकि अब समय कम है, 65 दिन के आसपास समय है, तो पीटी पर। हाँ, मुझसे कल कुछ बच्चों ने पूछा भी था, कुछ लड़के लड़कियों ने पूछा भी था कि क्या नाम है सर, क्या मुझे मेंस की भी तैयारी करते रहनी चाहिए क्या? देखिए, मेंस की तैयारी आप करेंगे, आप 1 या 2 घंटा समय तो देंगे उस पर, और अगर 2 घंटा अगर समय देंगे और आपकी उस तैयारी में अगर मेंस ही नहीं हो पा रहा है, मैंने प्री ही पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो अभी आप पूरा फोकस कर दीजिए। वैसे भी 2-2.5 महीना आदर्श माना जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम, पर्याप्त समय है तैयारी के लिए। हाँ, 2-2.5 महीना 3 महीना पर्याप्त माना जाता है बीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के प्री के लिए भी। प्री एक बैरियर है, प्री आपको लाखों में से हज़ारों में ला देगा। जो लाखों की भीड़ है, तकरीबन 5-5.5 लाख बच्चों की जो भीड़ होगी, उसमें आपको 10,000 के अंदर या 8,000 के अंदर आपको ला देगा। उसके बाद कम से कम आपके पास 3 महीना के समय होते हैं। आमतौर पर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, प्री के एग्ज़ाम के बाद मेंस का जो पेपर होगा उसमें कम से कम 3 महीने का अंतर होता है, और 3 महीने में आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं। और बाकी रहा आपका ऑप्शनल पेपर, तो ऑप्शनल पेपर आप 3 महीना में तैयार कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शनल पेपर का आमतौर पे 3 महीना में तैयार हो जाता है। अभी आप पूर्णतः डेडिकेट हो जाइए केवल और केवल प्री के लिए। कितने घंटा पढ़ना चाहिए सर प्री एग्जाम के लिए? भी कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ना चाहिए बच्चों को। 7-8 घंटा डेली पढ़ना चाहिए। थोड़ा टाइम टेबल मैनेजमेंट बता दीजिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट अभी से शुरू करें, कैसे कैसे पढ़े? जैसे देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि आधुनिक भारत का जो वेटेज है, यानी कि हिस्ट्री का जो वेटेज है, वो तकरीबन 30 से लेकर के 35 के आसपास है। तो आपको हिस्ट्री पर गौर करना ही होगा। उसके बाद आता है पॉलिटी पे भी आप, पॉलिटी का भी ठीक ठाक वेटेज होता है, 10-12 वेटेज होता है। पॉलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पॉलिटी समझ में आती है तो आसानी से आप क्या नाम है उसमें से 10 में से 10 भी कर सकते हैं आप। 6 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, 6 से हर साल अलग, लेकिन आमतौर पे 10-12 क्वेश्चन रहते हैं। उसका ज्योग्राफी से भी रहते हैं। और जो मेन वेटेज जो देखा गया करंट अफेयर से, कम से 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि जनरल साइंस 30 नंबर का, तकरीबन 30 नंबर का रहता है। और बिहार स्पेशल 35 नंबर का रहता है। कम से कम 25 रहता है सर, 25 से 25। हाँ, तो उसमें क्या नाम है, ये कुछ पार्ट तो आधुनिक भारत में भी तो काउंट हो जाता है। तो आप इन 3-4-5 सब्जेक्ट को मेन बनाइए,
और उसको टारगेट करके पर पे आप 1-1 घंटा समय दीजिए, आसानी से आपका हो जाएगा। अभी हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमारे साथ अखिलेश सर थे जो कि बताएं कि ई ऑप्शन वाले प्रश्न को कैसे हल करें। वैसे तो 150 नंबरों का बीपीएससी का एग्जाम होता है और जब से ई ऑप्शन आया तो परेशानी हुई है। एक बात और, अगर संभव हो तो आप लोग ग्रुप स्टडी कीजिए। तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि आप एक टारगेट फिक्स कीजिए, मतलब ग्रुप में कि कल ये पढ़कर आना है सबको, और उसके बाद उससे आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में क्या, ग्रुप डिस्कशन का आउटपुट क्या आएगा वो आप समझिए। पूरा वैज्ञानिक तरीका है ये। ग्रुप स्टडी से आपको यह होगा कि जब आप क्वेश्चंस का ऑप्शन पूछेंगे तो ऑप्शन पूछने के बाद उसके साथ और भी जो फैक्ट्स, जुड़ा हुआ फैक्ट्स है, वो आपको ग्रुप में क्या नाम है, एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। वो बड़ा वैज्ञानिक तरीका है कि आप ग्रुप स्टडी भी करें। अगर संभव है, अगर आप ग्रुप स्टडी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप ग्रुप स्टडी भी किया कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ ये अखिलेश सर थे जो कि आप लोगों को बताया कि ग्रुप स्टडी करना चाहिए। अभी पर्याप्त समय है और ढंग से एक चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में आप लोग बिहार विशेष वाली क्लास हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। ठीक है, बाकी धन्यवाद।